नमस्कार। आज बहन उमा का आमंत्रण मिला और मैं दौड़ा चलाया, जिस तरह से आपने कहा। मेरी कुछ बाध्यता थी न आने की, क्या थोड़ा सा मेरा डेंटल का काम स्टार्ट है, मैं बोलने में थोड़ा असुविधा है। लेकिन 10 मिनट बोलना है, क्या आज अपनों के बीच बोलना है। तो मैंने कहा नाटक की बात है तो नाटक कर ले। ये भी एक तरह से नाटक है। किसी को कोई कैरेक्टर मिल जाए इस तरह से, डेंटल लगवाने वाला बाकी है, डेंटल लगानी है, तो वह कैरेक्टर पकड़ लेना, अपने आप में उसका कैरेक्टर हो जाएगा। पिछले दिनों पाठ बोलकर एक पत्रिका थी, उसमें भारत सरकार पर मुझे आलेख लिखने के लिए कहा गया। तो बैंक का फोन आया, तो मैंने कहा कि भाई भारत सरकार पर तो कहते उसी का करना है, तो चलो वो आप वही ले लो, उसी के ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नाट्य शिल्पी भारत सरकार व्यक्ति एक रंग अनेक ये आर्टिकल लिखा। पर आज मैं पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा, समय की मर्यादा लेते हुए कुछ ऐसी बात जो आप लोगों ने सुनी होगी या कम सुनी होगी या आपको जाननी जरूरी है, वे बताऊंगा। और कुछ जो आप जानते हैं वे मैं छोड़ रहा हूँ। अगर समय रहा तो पुराने आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वे तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा उनके बारे में। उनका जन्म भाई 100वां साल चल रहा है, बादलदार के लिए जोरदार तालियां। एग्जैक्टली 100 ईयर्स उनके हैं अभी। और मैं उन तीनों लोगों में से हूँ यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने बादलदार को स्टेज के ऊपर में अभिनय करते देखा। किसने देखा होगा? एकाध जन होगा, एकाध जन होगा, बाकी लोगों ने उनको उस तरह से नहीं देखा होगा अवश्य। अच्छा, उसके बारे में बात करता चलूंगा आगे भी। मैं कुछ थोड़ी सी बात पढ़ रहा हूँ और थोड़ी सी बात ऐसे बताऊंगा कि नाट्य शिल्पी बादल सरकार अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सबसे अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार। उन्होंने तीसरा रंगमंच का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया और उसे रंगमंच पर भी उतारा। वो भारत के बहुचर्चित नाटककारों में से एक थे। 7वें दशक में पूरे देश में उनकी धूम मची थी। आप जानते हैं मोहन राकेश हैं, विजय तेंदुलकर है और गिरीश कर्नाड। उसके साथ अगर भारत सरकार को जोड़ा जाए तब उस समय का परिदृश्य पूरा हो। यानी अगर हिंदी बांग्ला होते हुए भी हिंदी रंगमंच को जो समृद्ध किया हो, तो इन चारों का नाम एक साथ लिया जाए। उनके नाटक भारी संख्या में हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में मंचित थे। अब हिंदी में आने के बाद ही भारत सरकार भारतीय है, तो भारतीय है, बंगाली थे, ठीक है। पर अगर हिंदी में अनुवादित नहीं हुए होते, हिंदी में उनके नाटक नहीं आए होते, आज जो भाषा की जो आप चर्चा सुन रहे हिंदी में नहीं आए होते, वे बंगाली नाट्यकार इतने बड़े, इतनी उच्च कक्षा के, पर हिंदी में नाटक उनका मंचित हुआ, तब जाकर वे भारतीय रंगमंच के श्रेष्ठ अभिनेता, निर्देशक के लेखक में आए। और उनका श्रेय हम सबकी अम्मा डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल को जाता है। प्रतिभा जी के बारे में मैं एक दो बात बताऊंगा। भारत सरकार 20वीं सदी के भारतीय नाटककार है। अपने क्रांतिकारी नाटकों के लिए ज्यादा ध्यान देंगे। उनका एक उदाहरण, मेरे नाटक मेरा संदेश देते, परंतु मैं महसूस करता हूं कि नाटकों को यदि मैं आज लिखता तो इसका फॉर्म और नरेशन दूसरा होता। जिस पथ पर मैं अब तक चला और जो नवाचार मैंने भारतीय रंगमंच में किया, उस पर मुझे आज भी विश्वास है। यानी वे निरंतर अपने आप को परिमार्जित करने में मानते। जब अपने श्यामानंद जालन साहब ने उनसे जो नाटक करना है उनका हो कि मोहन राकेश का हो या और किसी का हो, तो उनसे डायरेक्ट संपर्क करके संवाद करते। कई ऐसे नाटक का जो पहला उसका चरण है आपने पढ़ा होगा, और जब वे अपने जालन साहब ने किया है उसके बाद समाज बदल गए, दृश्य बदल गए। इस तरह उन्होंने कंसर्न विद लेखक, कई लेखक कलकत्ता आते रहे। आपको आश्चर्य होगा, जिस संस्था से मैंने पहले हिंदी रंगमंच की शुरुआत की, वह संस्था अनामिका के एक फंक्शन में पृथ्वीराज कपूर साहब आए। आप सोचिए, पृथ्वीराज कपूर आज एक माइलस्टोन है अपने थिएटर में, पृथ्वी थिएटर आज भी चल रहा है। पर वे कलकत्ता में आकर रंगमंच में हिंदी नाटकों के लिए आए थे। तो ये अपने कलकत्ता के हिंदी रंगमंच की बड़ी उपलब्धि है। साधारण सी बात है, नाटककार भी हूँ तो नाटक के बारे में थोड़ी सी बात।
मनुष्य एक जीवन जीता और मर जाए। जीवन की पूरे सफर में नाना प्रकार के भाव को संवेदनाओं से टकराता है। खुश होता है, दुखी होता है, रुठता है, मनाया जाता है, प्रेम करता है, नफरत भी करता है। भाव और संवेदना के स्तर पर वह सब कुछ देखता, सुनता, महसूस करता है, किंतु उसका यह सब व्यापार केवल उसके अपने जीवन पर आधारित है। एक व्यक्ति एक जीवन में एक ही जीवन का आनंद लेता है। मसलन एक पुरुष पिता होने के एहसास को तो जीता है, उसे अनुभूत कर उसे रमता है, खुश होता है, जिम्मेदारी को धारण कर सार्थकता और संतुष्टि का भाव भी प्राप्त करता है, किंतु वह मां होने की खुशी महसूस नहीं करता। मां होने का सुख एक स्त्री ही महसूस कर सकती, किंतु वही दूसरी हो पिता होने का सुख एक स्त्री महसूस नहीं कर सकती। इसी तरह जीवन जगत में तमाम भावनाओं, संवेदनाओं, एहसासों को एक ही जीवन में प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु सभी प्रकार के भावों और संवेदना को महसूस करने की उत्कंठा मनुष्य की नैसर्गिक फितरत है। हम एक ही जिंदगी में अनेक जिंदगी का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी यही चाहत हमें कला की ओर उन्मुख करती है। जब साहित्य, रंगमंच, फिल्म, चित्रकला, संगीत आदि कलाओं में हम विभिन्न प्रकार के भावों और संवेदनाओं को समाधिकृत करते हैं, अनुभव करते हैं, उससे खास करके आनंद की अनुभूति होती है, जिससे विद्वजन रसास्वाद। सिनेमा का हीरो जब आतताई शक्तियों से लड़ता है तब उसे स्वयं के तटस्थ जीवन में बैठा हम कहने की उस जोश और जुनून को जी रहा होता है जो हीरो में पर्दे पर दिखाई देता है। वास्तविक जिंदगी में हमें किसी से प्यार न हो, किंतु जब कोई प्रेम कहानी पढ़ते हैं तब पात्रों के भीतर कहीं न कहीं हम खुद को एक प्रेमी के रूप में भी जी रहे हैं। इसी को कहते हैं जीवन के भीतर अनेक जीवन को। जीवन सीमित है और जीने की उत्कंठा अनंत। साहित्य और कलाएं इसी उत्कंठा का पूरा बादल का बड़ी सहजता से परकाया प्रवेश। नाटक में परकाया प्रवेश यानी जो चरित्र उनको मिला उसमें प्रवेश करना सहज नहीं, उसका आत्मसात करना था, उसको अनुभूत करना था, फिर वे अनुभूति है उसको अभिव्यक्त किया वे नाटक। नाटक प्रारंभ होने से पूर्व आप जिस व्यक्ति को देखते हैं तो वो सहज है और निखालस भाव से बैठा हुआ है, और जैसे ही थर्ड बेल बजती है वही व्यक्ति एक पीठ बोर्ड को काट कर बनाया हुआ मुकुट पहनकर राजा के रूप में आके सामने होता है। बादल का पूर्ण रूप में नाट्य कला को समर्पित ऐसे कला। हम लोग नाटक देखने जाते हैं, बगल में कई लोगों से अपने पहले जैसे आप चाय पानी चल रहे वैसे मिल रहे हैं बादल दर, तब तक मालूम नहीं बादल दर क्या है, पर जब वे मन पर आते हैं तो कितना सा बहुत महीन सा मेकअप करते, यानी मुकुट भी पहना है तो पीठ बोर्ड को बना काट कर पहने। उनको ये नहीं है कि बहुत सारा भड़क वाले वेशभूषा चाहिए। थर्ड थिएटर का ये सबसे बड़ा नियम। बादल दा पूर्ण रूप में नाट्य कला को समर्पित है। उन्होंने नाटक किया नहीं, नाटक किया कहना उनके। उन्होंने नाटक लिखे और बारम्बार परिमार्जन के लिए भी तैयार है। जो मैंने पहले उल्लेख किया उसको सुधारते भी। उन्होंने माना कि वह उन नाटकों को अपना नहीं मानता। बादल दा कहते थे, मैं नाटक प्रस्तुता या निर्देशक नहीं हूं, मैं नाटक का यानी प्ले मेकर। वे बनाते हैं, बाद में आपके सामने रहते हैं, आप उसको करते हैं। अपने नाट्य दल शताब्दी के माध्यम से उन्होंने जहां कहीं भी लोग हों उनके निवास और क्रियाकलापों के स्थानों पर आवश्यक कॉलोनी में, कारखानों में, सड़कों पर, उद्यानों में, पुस्तकालयों में नाटक खेला शुरू किया। उनका थिएटर आंगन मंच के नाम से प्रसिद्ध। बादल दा ने शाश्वत जीवन को सहजता से अपने लोक शताब्दी द्वारा नए नए मंचे प्रयोग किए। आज भी उनके द्वारा स्थापित चक्र गोष्ठी और शताब्दी दल नाटक के कलाकार बादल दा द्वारा निर्देशित किए हुए नाटकों का मंचन करते आ रहे हैं। यह उन कलाकारों की ओर से अपने आदर्श नाट्यकार के प्रति एक तरह की श्रद्धांजलि। लिटिल सेस्टेन अपने गुरु अजय दा की जो भी नाट्य कृतियां हुई उनको पुनः मंचित कर उनको एक तरह से आदरांजलि दे। उसे बोले कि जो उन्होंने किया वही का वही पूरा का पूरा प्ले हुई। बादल सरकार का कहना है कि दर्शकों का अभाव नहीं है, बल्कि अभाव अपर्याप्त नाट्य कर्मियों और नाट्य दलों। दर्शकों के स्वयं को ध्यान से अक्सर हमारा खर्च निकल जाता है। आप देखेंगे नाटक पूरा होने के बाद में बादल सर का एक
गमछे या कुचला कर रख देते थे। दर्शक जाते वक्त डाले या न डाले 2, 5, 10, 50 रुपए डालकर निकल जाते। वे खर्च से पूरा उनका नाटक का दल का खर्चा चल रहा। बादल दा ने बहुत सी लीड तोड़ी है और नई अपने संभावनाएं कला। कोलकाता के लिंडसे स्ट्रीट के प्रथम तल या नंदन के खुले प्रांगण में जमीन पर कालसी मार कर बैठ कर नाटक देखते। बादल दा के जो नाट्य रेगुलर करते थे लिंडसेस के फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ से अभी जूते की दुकानें हैं ऐसे, और अपना जो नंदन है वो अभी तो काफी खुल गया, पर पहले तो थोड़ा बंद सा था। पर फिर भी वहां पर पेड़ के पीछे में ऐसे एक पर्दा लगा दिया, उसके पीछे मेकअप हो रहा है। मेकअप भी एक साधारण सा कुछ टेस्ट करना है और बाद में आपके मन 4 और 3 और कलाकार बैठ जाते, अरे दर्शक बैठ जाते हैं, कई लोग खड़े कर। वैसे हम लोगों ने बादल दा को देखा, सुना। कलाविद गिरीश कर्नाड उन्हें नई रंग डायर की बगीरा कहते हैं, तो प्रसिद्ध फिल्म थिएटर अभिनेता परेश रावल उन्हें मिनिमलिज्म यानी अति सूक्ष्मवाद के जादू। ये रंगमंच के जादूगर उनके भगीरथ धारा में मैं भी आपका संगीत कला मंदिर निर्मित डॉक्टर शिव मोहन सिंह के निर्देशन में नाटक एवं इंद्रजीत में मैंने लेखक कहा सबसे मेरे लिए क्लिक पात्र जो जिंदगी में मैंने किया हो तो वे लेखक बड़े बड़े संवाद जो बोलचाल की भाषा नहीं। अब मुझे 13 दिन का समय दिया, ओनली 13 दिन। पहले कोई और करागा पर रिहर्सल में मैं गया और कहीं ना तुम करोगे और 13 मैं दुकान में बैठा हूँ। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रिहर्सल और रात को 7:30 बजे बाद रिहर्सल। तो आप सोचिए कोई ऐसा रंगमंच का समर्पित व्यक्ति तो ही हमसे करवा सकता है। हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो कहेंगे ऐसे करेंगे, पर उनका डेडिकेशन के गाजियाबाद से आए थे और गाजीपुर से आए थे और यहाँ पर नाटक किया। उसमें दिलीप विनय बादल दिनेश ये अमल विमल कमल में एक पात्र किया था। अब वे नाटक संगीत कला मंदिर में ऊपर के हॉल में रिहर्सल उतारा। संगीत कला मंदिर में प्रतिभा जी देखने आई और बुधवार का दिन में नाटक, दोपहर के समय में नाटक सब होते हुए हॉल में नीचे वाला और पूरा बन गया। यानी बादल दा के प्रति और सब के प्रति सबका समर्पण। नाटक के शुरुआती हिस्से में अपनी पीड़ा व्यक्त करता हुआ नायक मैं क्या लिखूं, मैं किसके बारे में लिखूं, मैं कितने लोगों को जानता हूं और मैं उनके बारे में क्या जानता हूं। मैं पीड़ित जनता के बारे में कुछ नहीं जानता, मेहनत के किसानों के बारे में कुछ नहीं, पसीना बहाते कोयला खनिकों के बारे में कुछ नहीं, सपेरों आदिवासी सरदारों या नाविकों के बारे में कुछ नहीं। मेरे आसपास के लोगों में कोई सुंदरता नहीं, कोई वैभव नहीं है, कोई सार नहीं है, केवल अनाकर्षक सामग्री। लेखक की अभिव्यक्ति जीवन के प्रति उनके 5 दृष्टिकोण को दर्शाती है। नायक इंद्रजीत स्थापित मानदंडों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, फिर भी उसके पास अस्तित्व के श्रेष्ठ ज्ञान का भाव था। तब स्पष्ट हो जाता है जब वह मानसिक एक ही नहीं का है, मानसिक कहता है यदि मैंने स्वयं ज्ञान का फल नहीं चखा होता तो मैं आपके नियमों के धन्य समाज के स्वर में रह सकता। एक कथन दर्शाता है कि इंद्रजीत को अपने ज्ञान की निरर्थकता का एहसास है। स्पष्ट है कि सरकार के नाटकों में जीवन की निरर्थकता से सार्थक काफी हो। अब कथानक थोड़ा सा बता दो शॉर्ट में, क्योंकि एवं इंद्रजीत का कथानक है। इस नाटक में एक युवा व्यक्ति इंद्रजीत के माध्यम से अस्तित्व, पहचान और सामाजिक मानदंडों के साथ संघर्ष को दिखाता है। नाटक में इंद्रजीत के जिसे लेखक निर्मल कुमार रे के रूप में भी संदर्भित करते हैं, एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर एक सवाल उठता है, क्यों न हो तो नाटक नहीं बनता। वह साधारण उसे लगातार यह सवाल उसे लगातार परेशान करता है और वह जीवन के अर्थहीनता को बेतुके बंधुओं से जूझता है। नाटक की शुरुआत इंद्रजीत और एक लेखक के बीच की बातचीत से होती है। लेखक नाटककार भी है, इंद्रजीत के जीवन और संघर्षों को दर्शाता है
इंद्रजीत एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत संघर्षों से जूझता है। नाटक में इंद्रजीत के 3 दोस्तों अमल, विमल, कमल, बहुत कि जब ये हुआ तो लोग तो वे जो चरित्र करते हैं उनके नाम से पुकारते थे। अमल, विमल, कमल एवं इंद्रजीत ऐसे नाम हुआ। अमर, विमल, कमल और निर्मल नाम है, और एवं इंद्रजीत जो है वे लेखक ने दिया, वह लेखक उसको उसको नौकरी की तलाश है, शादी करना चाहता है, घर खरीदना चाहते हैं, तो जीवन में आज चिंता से महसूस होती है, नहीं कर पाते। उसका सामना बचपन की एक दोस्त मानसी से होता है, जो उसकी चचेरी बहन की है। वो उसे बताता है कि जीवन एक बेटी का खेल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये नाटक का निष्कर्ष है कि एक शक्तिशाली नाटक तो है, जीवन के गहरे सवालों से जुड़ता है। यह नाटक आधुनिक व्यक्ति के संघर्ष को सामाजिक अपेक्षाओं के साथ साथ जीवन के बेतुकेपन को दर्शाता है। यह नाटक आज भी प्रासंगिक है और दर्शकों के जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सोचने को तैयार करता है। दूसरा एक नाटक बड़ी बुआ, ये पूरा सामाजिक संदर्भ लिए नाटक था। एवं इंद्रजीत का मंचन हर जगह, हर किसी ने किया। गिरीश कर्नाड साहब ने, जैसा आपने उल्लेख किया, इंग्लिश में बाद में किया, पहले हिंदी में प्रतिभा जी ने किया। अब पहले ये नाटक लिखा गया तब छापा गया, छपने के बाद यहाँ पर पहला मंचन हुआ, उससे उनकी ख्याति ऐसी बढ़ गई, लोग देखने के लिए आए। उसका छोटा सा एक बाद में भी आएगा। ये बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ बड़ी बुआ जी का, क्योंकि समय का एक अभाव। उसमें मैंने प्रोफेसर योगिन का पात्र दिखाया, कालिदास सम्मान प्राप्त नाटककार विमल के निर्देशन में, और अनामिका की प्रस्तुति। उसमें ये बादल की बेहतरीन प्रस्तुति। एक बार हुई, 50-60 सदस्य हुए, उसके बाद में ब्रेक आया। उस समय बड़ी बुआ जी और थी, बाद में दूसरी बार उसका पुनः एकदम गठन हुआ, मंचन हुआ, उसमें मैं था, यानी पहले एडिशन में नहीं था। उसमें विनीता रेली ने बड़ी बुआ जी का रोल किया। नए नाटक में न भोंडापन, न उपदेश, न उग्रता, न राजनीति, कुछ नहीं है। एक अपने जो नाटक करना चाहते हैं ये यंगस्टर, वे नाटक करना चाहते हैं, उसमें अचानक बड़ी बुआ जी आ जाती है और वे नहीं चाहते कि उसकी ये परिवार के सदस्य नाटक खेले, और उसमें बार बार अड़ंगा लगाती जाती है, और उसमें हास्य उत्पन्न करता है। एक चिट्ठी देने का सीन है, उसको ऐसे देखा ऐसे कर, उसमें लाफ्टर कहने का मतलब। और ये नाटक का मंचन होने के समय मेरा लड़का और सब ऑडियंस से बैठे हुए थे। ये शो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वे कलामंदिर बेसमेंट हो रहा है। तो प्रोफेसर योगिन का रोल था मेरा, और प्रोफेसर योगिन के रोल करते समय रिहर्सल में एक बार अचानक प्रतिभा जी आई। अब प्रतिभा जी आए तो हम लोग के तो बंद हो गए, कुछ बोल नहीं पाते सब लोग। मिस अम्मा जी, आज उसको हम लोग को कान उमेट कर हम लोग को उच्चारण अगर गलत हो रहा, आज ही उनको अधिकार। अभी 94-95 उम्र है, 96 हो गई, 1930 में उनका बर्थ। तो आप समझ ही लीजिए उनके अभी थोड़ी सी मनस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। पर लास्ट जब में मिला था, अरे तुम तो दिनेश ठक्कर, उस समय मुझे दिनेश ठक्कर के जानते हैं, अभी वडेरा जानते, अरे तुम तो दिनेश ठक्कर, मीन्स इतना उनका वे। तो रिहर्सल में आकर बैठी विमल दा, हमारे गुरु निर्देशन में, उनकी भी गुरुआइन यही थी, प्रतिभा जी बेस्ट सीनियर थी। और रिहर्सल हम कर रहे, प्रोफेसर योगिन का रोल है, प्रोफेसर योगिन चेन स्मोकर। और उस समय मैंने रोल डायरेक्टर ने कहा, मैंने स्टार्ट किया, 1 मिनट दिनेश, ऐसे ही चुप थे, ऐसे अंदर में होता और वे बोली और चुप, सिगरेट नहीं पी, कभी पिए कि नहीं? योगिन का रोल करवा रहे उसे, विमल तुमको मालूम नहीं पड़ा, उसको डांट दी, विमल जी देवुदा
देव हम लोग को एक कॉमन मैन जो हम लोग के हर चीज जिसको हम लोग बोले ना, हम लोग के लिए कुछ भी लाने को तैयार। सिगरेट में नहीं भेजे, अपने जो रियल से शान पियो, बातें पी लेंगे, कभी पी नहीं पियोगे तो रिहर्सल में नहीं पियोगे, नाटक में कैसे करो? पियो। 15 से 20 मिनट नाटक का रिहर्सल नहीं हुआ, स्थगित रहा, बीड़ी सिगरेट पीना कभी पिए नहीं। पर फिर मैंने कहा अम्मा जी अब बाकी समय में पीऊँ। अब चेन स्मोकर तो एक नहीं 10 सिगरेट पीनी पड़ेगी। अब जिस दिन शो था उस दिन वाइफ और बच्चे आगे हो फर्स्ट ओपनिंग जो पर्दा खुलता है उसमें धुआं पहले दिखता है, बाद में योगिंदर दिखते, धुआं दिखा, पर्दा खुला, जहां मेरा चेहरा दिखाई दिया यो पापा सिगरेट पिए। बाबा मुझे तो याद रहेगा, आज भी हम लोग याद करते कभी ऐसा सिगरेट पिया। इस चैप्टर को ये पूरा करता हूँ कि किस तरह का नाटक था। कहा जाता शो मस्ट गो, उसमें भी जो यंगस्टर की पूरी टीम करना चाहते थे नाटक, जिनको में अड़ंगा लगता है बड़ी बुआदी की ओर से, पंत नाटक होता है, किसी भी तरह से वे नाटक संपन्न होता है, अप्रिशिएट करता है। एक बार ताली बजाई इस तरह की सोच के लिए। बादल दान ने एक उस समय में ऐसा नाटक लिखा कि नाटक करना कठिन उस समय भी था, आज भी सरल नहीं और थोड़ा सरल हो जाता है। जैसे मैं आज मैंने देखा इस तरह से कलाकार आते रहेंगे थोड़ा सा सरल हो। अब मैं छोटी छोटी 2 बातें करके अपनी बात शुरू करूंगा क्योंकि पेपर बहुत है और मुझे लगता है इतना ही बहुत है। और ये भी इसलिए कहूंगा कि ये उल्लेख करना मेरे लिए जरूरी है कि डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल जन्म आप सब जानते हैं 10 अगस्त 1930 को 59 में नृत्य संयम करते उनके पिताजी, आप जानते हैं बनारस के दिल्ली में नए हाथ का मिला। 12 अगस्त के दिन पिता की यह लीला समाप्त। 18 अगस्त को दिल्ली गई, 19 अगस्त को नाटक 21 के सुबह लौट कर दशम क्यावन विधान जो बोलते हैं फादर का, उसमें हिस्सा। अब ये कलकत्ता की ऐसी प्रथम महिला रंगमंच की अदाकारा, कलकत्ता की पहली, जिन्होंने उस समय जब यहाँ उस समय नाटक चलते थे ना, सब पुरुष स्त्री के कपड़े पहनकर नाटक करते। प्रतिभा जी ऐसी हमारी पल्लवी, ये सब पहली पंक्ति की जो अदाकारा है जो स्त्री होते हुए स्त्री का पात्र करने के लिए मिलता। प्रतिभा जी का ये एक बार जोरदार ताली बजिए। आज भी उनकी ये गुण सुने और 100 साल से उनके पिता बालकृष्ण दास बनारस में रंगमंच के प्रसिद्ध नाटककार थे। आप समझिए नाटक की जैसे गुंजन में आ रही है माँ की ओर से पिता की ओर से, वैसे उनके भी है। उनके दादा राय कृष्णदास प्रसिद्ध लेखक। अब जो बताने जा रहा हूँ तब मेरा ये भूमिका कहना सार्थक होगा कि अपने किसको गिनते, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या गिनते हैं? अपने सबसे बड़े पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के वे सगे पुतेरी यानी इनके साथ। अब सोचिए प्रतिभा जी का जो बैकग्राउंड है कितना उच्च कोटि का, आप समझ सकते हैं कि वे किस परंपरा से आकर यहाँ पर हिम्मत कर आज गोदान के लिए अपने उसको याद करते हैं। और उन्होंने अनेक, मैं भी एक नाटक में उनके साथ में था, पगला बाबा के, पर उनकी उम्र 13 साल की थी तब उन्होंने महाराणा प्रताप नाटक में पहली बार हिस्सा लिया, 13 साल की उम्र। और भारतेंदु जो भवन है वहीं उनका जन्म हुआ था, यानी ये भी ऐतिहासिक। 15 वर्ष की आयु में मदन बाबू के साथ उसका विवाह हुआ, 15 फरवरी 1945। फिर अपने बंगाल कनेक्शन देखते ना, शांति निकेतन पढ़ने। अब शांति निकेतन तो आप समझ सकते उस समय तो विश्व स्तरीय। अब वहां पर आचार्य हजारी प्रसाद, जो नाम मेरे बच्चों के छोड़ लिए आश्चर्य होगा, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने प्रेमचंद जी, आज उल्लेख है प्रेमचंद जी का, शकुन के खिलाड़ी का नाट्य रूपांतर, आचार्य हजारी प्रसाद। और उसमें
वाजिद अली शाह की भूमिका प्रतिभा। आप सोचिए प्रतिभा जी क्या, आपने तो अभी जो देख रहे हैं आप तो मानोगे कई लोगों ने देखा होगा ऐतिहासिक किरदार की, और ये जो है प्रतिभा जी के बाद में इसलिए कि आज तक जितने भी मैंने बादल सरकार के हिंदी में अनुवादित नाटक देखे, हमको लगता है 90 से ज्यादा प्रतिशत प्रतिभा। अगर प्रतिभा जी ने नाट्य का अनुवादित करवा दिया तो शायद ही इतने पॉपुलर हो, और आज इस पर मैं भी बात कर सकता। एक शब्द था हम लोग के रिहर्सल और एक नाटक चल रहा था उस समय प्रतिभा जी, इस शब्द का ऐसे बोले तो हमने समझ जाते थे, और वे खोज रही थी 10-20 इवन तो मैं तो एकदम बच्चा हूं उनके साथ, फिर पूछा इसका हिंदी में क्या होगा अनुवाद। पूरा पुस्तक तैयार है उनकी, ये एक शब्द के लिए बाकी उन्होंने कई जन से पूछकर रिसर्च करके फिर एक पुस्तक पढ़ी, यानी कितनी मेहनत करती। आज ये अनुवाद तो सरल, अभी तो करते डाल जो ट्रांसलेट करते आ जाता है। अब क्या आता है कौन जानता है, उसको सुधार देखोगे कौन सी जेंडर में निकाला है तुम्हारा अनुवाद। अब जिनको मैंने देखकर बहुत कुछ सीखा, उनके अंडर में मैंने काम नहीं किया, शायद दिलीप ने किया, श्यामान जालन की बात कर, कईयों ने किया भी होगा, पर उनको देखना एक अद्भुत अनुभूति, इसलिए उनका उल्लेख करा। उनको 73 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी उनके द्वारा उस समय निर्देशित एवं इंद्रजीत नाटक की विशेष पुरस्कार वितरण इस नाटक का मंचन किया दिल्ली में। आप सोचिए ये इस तरह का नाटक था कि उस समय लोगों की उत्सुकता थी, और उनको अवार्ड भी मिल रहा तभी एवं इंद्रजीत। और अंतिम बात, इसे देखने के लिए दर्शकों में सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा ऐसे जैसे धुरंधर हिंदी साहित्य की भूमिका। आप सोचिए बंगाल में हिंदी नाटक अगर नाम ले तो 3 जन का शीर्षक नाम आएगा, बांग्ला हिंदी नाटक, बांग्ला हिंदी नाटक। एक श्यामानंद जालन, दूसरा प्रतिभा अग्रवाल, तीसरा उषा गांधी। ये 3 जन जो थे जिन्होंने बांग्ला साहित्य नाटकों को हिंदी में लाने का काम किया, और भारतीय पूरे आकाश में छा गए। बहुत सी बातें हैं, बहुत कम समय है, क्योंकि ये चैप्टर बादल दा का उन्होंने मुझे जब लिखने के लिए कहा था 1,500 शब्द, फिर फोन आया नहीं बादल दा पर, हम बोले क्या हम कर पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, 3.5 यानी जस्ट डबल कर दिए, 3,500 से 4,000 शब्द दिया उन्होंने लिखने के लिए। तब मैंने लिखा भी छपा, अभी कर रहे हैं लोग, पर कहने का ना बादल दा को इतना जल्दी समझना है। पर मैंने बादल दा को देखा, उनके अभिनय को देखा, उनके नाटकों को देखा, समझा कि नाटक क्या होता है, कैसे होता है, आप अभिनय करने से पहले क्या हो, मंच पर आने के बाद क्या हो, और पूरा होने के बाद में एक गमछा बिछाकर बाहर निकलते वक्त आप उसको किस आदर्श की दृष्टि से देखते, तब आपको मालूम होगा कि बात बहुत बहुत एक बात बहन उमा और जन को जिस तरह से भी हम धन्यवाद दे कम है, क्योंकि नाटक तो कई दल का करते आ रहेंगे करते रहेंगे, ये एक अच्छी बात है, कोई उसमें बहुत बड़ा काम और ऐसा नहीं है हो रहा है, पर कम से कम नाटक के बारे में इस तरह से चर्चा करना, अपने रंग संवाद भी करते हैं फेस्टिवल, पर वहाँ एक अलग है। यहाँ जैसे अपने जश्न अजहर करते आ रहे, अब यहाँ पर इस तरह का जो अभिगम लिया हम लोग का, मैं गुजरात से हूँ, हम लोग क्षेत्रीय का करते, उसमें कंपल्सरी 40 जन को बुला, आपको 4 घंटे ही रहना है, 40 से 40 को हाजिर रहना है, मेरा पूरा हो गया मैं जाऊँ नहीं, आपको पूरा एक दूसरे का सुनना है, समझना। उमा ये जो काम संभाल कर रख रही, बड़ा मुश्किल काम है मैं जानता हूँ, और मुझे खुशी है कि ये दो यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन खड़ी है उसके साथ में है, और बाकी लोग जो है उनको पूरा दे रहे, और ये कारोबार बढ़ता जाए।